हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आशीष ब्लॉग एसएससी की आज की इस वीडियो में। आज है हमारा मैथ्स इंटेंस रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 4। आई होप आप सभी ने इसके पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को कवर अप कर लिया होगा और वीडियो थोड़ा देरी से आई, उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। वीडियो में कॉमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना ताकि मुझे पता चले कि आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई वो समझ में आई या फिर नहीं आई। बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस रूट 3 बाई 2 और हमें रूट 3 माइनस एक्स अपॉन रूट 3 प्लस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्क्वायर वाला हटाना है। और स्क्वायर कैसे हटेगा, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो जैसे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा ए टर्म है तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, और ये हमारा बी टर्म है तो ए स्क्वायर बनेगा। ए स्क्वायर होगा तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 1 प्लस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। तो अभी देखो क्या होगा, प्लस का 1 माइनस रूट 3 बाई 2। क्या हो यहाँ पे माइनस रूट 3 बाई 2 क्यों आया, क्योंकि जब इसका स्क्वायर होगा ना तो ये स्क्वायर रूट हटेगा, सिर्फ ये माइनस प्लस में तो कन्वर्ट होगा नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट हटा। ठीक है, अभी ये ए स्क्वायर हो गया और ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। अभी माइनस 2ab। देखो दोनों ही रूट में है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ही जब रूट में है तो मैं रूट के अंदर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, रूट 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और दूसरा हमारा 1 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो इन दोनों को काट देते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया यहाँ पे हमारा। तो 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। अभी ये माइनस कर दो इसको, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 2 और 1/4 से बाहर आ जाएगा तो 1/2, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है, इसका मतलब मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, आपको पता है ना कि ये स्क्वायर इधर रूट में जाएगा, और जब किसी भी चीज़ का रूट होता है तो प्लस माइनस में वैल्यू आती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो एक्स की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1 आएगी। तो हम प्लस वाली वैल्यू को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। जब प्लस वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, आप पुट कर दो यहाँ पे, रूट 3 माइनस का 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। ये तो बहुत डिफिकल्ट बन रहा है हमारे लिए। तो अब आप एक काम करो, आप इसका रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, ऊपर रूट 3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि कितना, 2। कितना हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3 को आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1.73, तो कितना हो जाएगा 0.27। किस ऑप्शन पर है, ऑप्शन नंबर डी पर था। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। मैं फिर से एक बार पूरा इरेज करके आपको बता देता हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड किया हमने तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आई, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, हम पहले प्लस वाले को प्रेफरेंस देंगे। जब हम प्लस वाले को प्रेफरेंस देंगे तो इस पे वैल्यू को पुट करो। इस पे जैसे ही वैल्यू को पुट किया तो ये बन गया रूट 3 माइनस 1 और नीचे हो गया रूट 3 प्लस 1। हमने इसका रेशनलाइजेशन कर लिया। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, ऊपर कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे, तो ये प्लस का है बीच में तो कंजुगेट क्या होगा, माइनस का। ए प्लस बी का कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस बी। ठीक है, रूट 3 माइनस 1, तो ऊपर रूट 3 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर बन गया ना, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3। नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से काटा तो 2 माइनस रूट 3। अभी 2 माइनस 1.73 करोगे तो 0.27 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी पे था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऐसा कुछ इसमें था नहीं, बस आपको कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान रखना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये हमारे पास, इसमें हमें के की वैल्यू बतानी है। देखो एक चीज़ आप देख रहे होगे, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इस पर। जैसे ही आप पॉइंट भूलोगे तो 253, 247, 253, ठीक है, तो सेम चीज़ बन रही है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा देता हूँ इन सभी के, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है, और नीचे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर मुझे यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे लाना है, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ पहले तो इस पे मुझे यहाँ पे नीचे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं अगर इसे 100 नीचे से कॉमन ले रहा हूँ, सिर्फ मैं नीचे से सिर्फ कॉमन ले रहा हूँ 100, तो ये क्या होगा, ये जो पॉइंट यहाँ पर है वो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। मतलब जो कहने की बात ये है कि डेसिमल जो है वो दो दो नंबर खिसक जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो क्या बना, 2.53 प्लस 2.47 ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब 2.53 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2.47 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2.53 इंटू 2.47। ठीक है, यही तो बना मेरे पास, ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अपॉन में देखो क्या हुआ, अपॉन में अगर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर मैं इसको 100 से वो कर देता हूँ, 100 से कॉमन ले लेता हूँ, तो 100 जैसे मैंने इससे कॉमन लिया तो इसमें देखो थोड़ा सा चेंजेस आ गया ना, ये मेरे पास 2.53 हो जाएगा और ये भी मेरे पास 2.53 हो जाएगा। अभी तक 25.3 था, लेकिन मैंने 10 इससे कॉमन लिया और 10 इससे कॉमन लिया, तो डेसिमल एक बार में इधर खिसका, एक बार में इधर खिसक गया। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस, इसमें से 10 से इधर आया, 100 से इधर आ गया पॉइंट, तो 6.2491 प्लस 2.47 इंटू 2.47। ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ आपस में अब क्या हो गई, कट गई। ये मेरे पास क्या बच गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5/100 बच गया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -2। किसी भी उसकी पावर माइनस होने का मतलब क्या है, 1 अपॉन। अगर मैंने लिखा 10 की पावर -1, इसका मतलब क्या है, 1/10 है। मैंने लिखा 2 की पावर -1, इसका मतलब क्या है, 1 अपॉन में 2 होगा। 1 अपॉन कर दो और पावर क्या हो जाएगी, प्लस में चली जाएगी। अब मुझे इसमें बताना क्या था, यही तो था। तो ये इसी को मैं सेम चीज़ लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2 को क्या 1/10 पावर 2 लिख सकता हूँ। यही चीज़ तो लिखी है मैंने, 5 इंटू 10 की पावर के की वैल्यू बतानी थी, तो के की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ गई, -2। किस ऑप्शन पर है, पहले ऑप्शन पर है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना था कि कब आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कब आप 10 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता तो पॉइंट हट जाता, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने इससे क्या किया, 10 इससे कॉमन लिया, 10 इससे कॉमन लिया, मतलब कहने का मतलब मैंने 100 कॉमन लिया। अगर पॉइंट आपको राइट साइड करना है, राइट साइड पॉइंट कब जाता है, जब आपको पॉइंट्स हटाने होते हैं, लेकिन हमें इस पे पॉइंट्स को एक डेसिमल और लगाना था, तो मैं क्या करूँगा, 10 कॉमन लूँगा, यानी कि ओवरऑल 100 कॉमन लूँगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ़ tan स्क्वायर ए प्लस 2 tan a माइनस 63 इज इक्वल टू 0, गिवन दैट जो a है वो हमारा 0 से लेके π/4 के बीच में लाई करता है, तो हमें 2 sin a प्लस 5 cos a की वैल्यू बतानी है। थोड़ी देर के लिए अगर आप इस इक्वेशन को भूल जाओ कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, तो एक चीज़ आप इसमें देख पाओगे कि अगर मैं यहाँ पे tan a को, अगर मैं यहाँ पे tan a को x लेट कर लेता हूँ, अगर मैं tan a को x लेट कर लेता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारी क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप x की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, या फिर अगर आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से वैल्यूज़ को नहीं निकालना है तो आप बाकी और भी फॉर्मूले लगा सकते हो, जैसे कि मिडिल फैक्टर थ्योरम हो गया, नहीं तो रूट्स निकाल करके आप उसके फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैंने tan a को x माना तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। अब हमें 63 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको माइनस करने पे 2 आना चाहिए। मैंने कहा 9 और 7, खत्म सवाल। एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 9 बन जाएगा और इससे -7 कॉमन लेंगे, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये x प्लस 9 और x माइनस 7 बन गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक x इज इक्वल टू 7i और एक x इज इक्वल टू माइनस की 9i। क्योंकि हमारा जो थीटा है वो 0 से लेकर के, मतलब जो a है वो हमारा 0 से π/4 में लाई कर रहा है, और π/4 यानी कि पहला क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो खत्म हो गया। यानी कि जो हमारे पास tan a की वैल्यू आ गई वो आ गई 7। ठीक है, और 7 को मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ 7/1। ठीक है,
अब जिनको नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, उन्हें मैं एक चीज़ बता दूं कि ये हमारा अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ये अगर एंगल हमारा थीटा है तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्वेश्चन में देखो 7/1 यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर है और 1 हमारा बेस है। आया कि नहीं आया समझ, ठीक है। तो अगर ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, बेस छोटा सा थोड़ा है ना, ठीक है, ये अगर ये 7 है और ये 1 है तो ये कितना होगा, 49 + 1 50 यानी कि √50। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। हमें बताना क्या है, 2 sin a। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 7/√50, ठीक है। वैल्यूज अब पुट कर देनी, अब तो हमें सब पता ही चल गया, ठीक है। कौन सा कलर ले, वाइट ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 sin a, बॉक्स बना करके बता देता हूँ ना, बॉक्स में तुम्हें समझ में आ जाएगा। 2 sin a, 2 इंटू साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/√50 प्लस 5 cos यानी कि 5/√50। सॉल्व कर लो, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19/√50। किस ऑप्शन पर है, यही तो ऑप्शन है, ठीक है, यही तो ऑप्शन है ना, 19/√50, यही तो ऑप्शन है। बस थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। इसमें क्या किया, मैंने इसमें 19 लिखा और √50 को मैंने 1/√50 कर दिया। और थोड़ा सा और ज़्यादा मुझे कीड़े काट रहे थे तो मैंने क्या किया, इस रूट को उठा करके पूरे पे लगा दिया। तो बात तो यही है ना। तो मेरा इसका तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, ऐसा जिसमें कुछ था नहीं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बस आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करनी आनी चाहिए। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देख लेते हैं, क्या कहते हो। देखो रेशियोज तो मैंने बता दिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थोड़ी सी नोट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बाकी अब इसकी प्रूविंग भी कर सकते हो, p² / h² प्लस b² / h²। तो ऊपर p² + b² अपॉन h², तो h² / h² इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहीं पे आप एक चीज़ और देख पा रहे होगे कि इस वाले से इससे एक चीज़ और निकल करके आ रही है। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रखा, tan स्क्वायर थीटा को इधर मैंने माइनस कर दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक ये आइडेंटिटी हमारी निकल करके आ गई। इस वाले से एक आइडेंटिटी हमारी निकल करके ये आ जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी एक आइडेंटिटी निकल करके आ गई। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ, cos 2 थीटा का। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का मैं कहूँगा कि ऐसा समझ लो कि वो नहीं जो होता है सबका चहेता, ठीक है, ये cos 2 थीटा, ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री का, पूरी एसएससी का या फिर किसी भी एग्जाम में देखोगे तो ये सबका फेवरेट फार्मूला होता है। cos 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब पहले वाले से एक चीज़ आप और निकाल सकते हो, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखता हूँ तो यहीं से एक चीज़ और निकल करके आ जाती है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 माइनस, अरे यार कट जा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दूँ तो एक फॉर्मूला और निकल करके आ जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ना, ये तीनों ही cos 2 थीटा के फॉर्मूले, तो इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें, इनमें कभी तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इजी था फॉर्मूला, ठीक है। आगे इसको और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हो, 1 प्लस cos 2 थीटा है तो वो हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, और अगर 1 माइनस का cos 2 थीटा है तो वो हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। इससे ये बना और इससे ये बना, ठीक है। तो अगर 1 के साथ
कॉस टू थीटा प्लस में है तो कॉस ही बनेगा, क्योंकि प्लस है तो कॉस जाएगा, माइनस है तो साइन में जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन शॉट ले लेना एक बारी और इसको अपने चिपका लेना जहाँ पे भी तुम पढ़ाई वगैरह करते हो। ठीक है, बाकी और भी हैं बहुत सारे, उनको बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो तुम लपेटे में आ जाओगे, समझ भी नहीं पाओगे तुम उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमें बोल रहा है कि A and B are 2 points on a circle with center O. C is the point on the minor arc of the circle between points A and B. The tangents to the circle at A and B meet each other at point D. If angle ADB is equal to 25 degree, angle ACB हमें बताना है। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना पड़ेगा हमें। इसने बोला है कि A और B जो है वो 2 पॉइंट है सर्किल पर विद सेंटर O। ठीक है, तो एक तो अच्छा सा हम पहले सर्किल बनाएंगे, नहीं बना क्या? अच्छा है, ठीक है, काम चलाओ बना लेते हैं। ठीक है, चलो। अब इसमें इसने बोला है कि A और B 2 पॉइंट है, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मैं ये मान लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया ताकि तुम्हें समझ में आ सके। ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा A पॉइंट है। इसने एक चीज़ और बोली है कि जो इसके बीच में हमारा जो माइनर आर्क है ना, अब देख रहे होगे 2 आर्क बने, ये मेजर और ये माइनर। माइनर में एक पॉइंट और है जिसको हम क्या कहते हैं? C। मान लेता हूँ ये है पॉइंट C। ठीक है, अब देखो इसने बोला कि टेंजेंट A से और B से मीट करती है D पर। टेंजेंट A से गई, देखो रे हमेशा कैसे जाती है? ऐसे जाती है। तो जो टेंजेंट A से निकलेगी क्या ऐसे निकलेगी? क्या नहीं, वो A से जो टेंजेंट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी और B से जो टेंजेंट निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। ठीक है, ये कहाँ पर मीट करती हैं? ये मीट करती हैं पॉइंट D पर। ठीक है, एंगल ADB, ये वाला एंगल कितना दे रखा है हमें? 25 डिग्री का। ओके, यहाँ पे इसका कहीं सेंटर होगा। ठीक है, देखो अभी फिगर अच्छे से मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ इसीलिए। ठीक है, तो ये रेडियस, ठीक है, ये रेडियस बनेगी और ये टेंजेंट के पॉइंट से ये भी रेडियस बन जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी। अब इसने एक चीज़ और बोल दी कि C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क ऑफ द सर्किल बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ठीक है, अगर एक चीज़ देखो, अगर मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ से एक वो निकाल देता हूँ ऐसे और एक ऐसे निकाल देता हूँ, यार ये सही से नहीं बन पाई। ठीक है, ठीक है, पहले तो हमें एंगल ACB बताना है, उसके लिए लाइन ड्रॉ कर लो। हमें एंगल ACB बताना है, ये हमें एक्चुअल में ये वाला एंगल बताना है। ठीक है, अब ये वाला एंगल कैसे बता पाएंगे हम? बताओ पहले तो मुझे। देखो ये हमारे पास एक क्या बना? क्वाड्रिलेटरल बना। ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री। ठीक है, 90 90 180, तो अपोजिट इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 होगा। अगर ये 25 है, अगर ये 125 है तो ये सामने कितना होगा? 155 डिग्री का। ठीक है, ये कितना होगा? 155 होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये 155 बना है तो जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है और जो सेंटर पे एंगल बनता है उसके बीच में एक रिलेशन मैंने बताया था ना पिछली क्लास में। ये यहां पे जो एंगल बनता है उसका ट्वाइस ही तो सेंटर पे एंगल बनता है। बताना एक बारी पहले मुझे, यहां पे जो एंगल बनता है उसका ट्वाइस ही तो यहां पे एंगल बनता है। जो सरकमफेरेंस पे एंगल बनता है उसका ट्वाइस एंगल सेंटर पे बनता है। तो अगर ये 155 है तो यहां पे एंगल क्या बना होगा? 77.5 डिग्री बना होगा। ठीक है, इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूं E। क्या मेरे पास AEBC ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? AEBC क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर ये 77.5 है तो ये क्या मेरा 102.5 नहीं होगा? 180 माइनस 77.5, तो जो मेरे पास एंगल ACB आ जाएगा वो आ जाएगा 102.5 डिग्री का। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा समझने में। देखो इसने हमें ऐसा ऐसा फिगर बोला, मैंने बना लिया। हमने क्या किया फिर? रेडियस भी ड्रॉ कर ली टेंजेंट से। तो मेरे पास AOBD एक क्वाड्रिलेटरल बना।
क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है, ये 90, ये 90, 180। अगर इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। देखो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 हो ही, ठीक है। इसमें देखो ये 90 था, ये 90 था और ये 25 था, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी प्लस 180 प्लस 25 इज इक्वल टू 360। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू 155 आ जाती, ठीक है, ये 155 आ गई। अगर मेरा सेंटर पे जो एंगल बना है वो दुगना होता है सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है, तो अगर ये 155 था तो सरकमफ्रेंस पे इतना बना होगा। अगर ये सरकमफ्रेंस और ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, और जब ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये अगर हमारे पास में एक सर्किल है, बहुत ही अच्छा सर्किल बनाया है, ठीक है, ये अभी सही है। और ये एक अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मान लो, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एंगल ए और एंगल सी जो होगा, एंगल ए प्लस एंगल जो सी होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा उसका भी सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ठीक है। तो बस ये प्रॉपर्टी हमने लगाई तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सर्किल टू कॉर्ड्स एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट ओ। एक सर्किल है, उसमें दो कॉर्ड हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं एम एन और पी क्यू को ओ पॉइंट पे, ठीक है। तो ये मेरे पास सर्किल बनेगा सबसे पहले तो, ठीक है। इसमें दो कॉर्ड्स हैं एम एन और पी क्यू। एक ये मान लेता हूँ एम एन है और ये एक मान लेता हूँ कॉर्ड पी क्यू है, ठीक है। सेंटर कहीं भी होगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे। हमें यहाँ पे दिया क्या क्या गया है, एम ओ की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है ये, और ओ एन की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू ये 6 सेंटीमीटर है। हमें ओ पी की वैल्यू बतानी है। देखो जब कभी ऐसे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं ना, तो एक चीज़ याद रखना, जहाँ से इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट को पकड़ लो, ओ से एम की तरफ जाओ और फिर ओ से एन की तरफ आओ। मतलब पहले लेफ्ट जाओ फिर राइट आओ, फिर इधर से फिर लेफ्ट जाओ फिर राइट आओ। तो पहले लेफ्ट और राइट का जो प्रोडक्ट होगा दूसरे लेफ्ट और दूसरे राइट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। ओ एम इंटू ओ एन इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू, यानी कि जो जहाँ से दोनों ब्रेक हुई हैं, दोनों ब्रेकिंग का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ओ एम की वैल्यू कितनी थी, 9 थी। ओ एन की वैल्यू कितनी थी, 5 थी। ओ पी की हमें बतानी थी और ओ की 6 थी। 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9। तो ओ पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/2। और 15/2 का मतलब क्या है, 7.5। क्लियर है क्या, बताओ मुझे। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू ओ पी इंटू ओ क्यू। आई होप क्लियर होगा सभी को, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है जो शायद इसके पहले मैंने एक बारी बताई भी है, नहीं बताई है तो यहाँ पे देख लो। टोटल इससे रिलेटेड 3 फिगर बनते हैं, तीनों फिगर बता देता हूँ। ये एक सर्किल बन जाएगा, ठीक है, एक ये सर्किल बन जाएगा और एक ये सर्किल बन जाएगा। नहीं बना गया सही, ठीक है। पहला वाला अभी जो था कॉर्ड को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ये दो, ये ए बी मान लेता हूँ और ये सी और डी मान लेता हूँ। पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है मान लेता हूँ। तो पहले वाले में क्या मैंने बताया, पी से ए की तरफ जाओ, पी से बी की तरफ आओ। तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी से सी की तरफ आओ और पी से डी की तरफ आओ, ठीक है। बस यही हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाले पे एक टेंजेंट आएगी, ठीक है। सेकंड वाले पे एक टेंजेंट आएगी, किसी भी पॉइंट से मान लेता हूँ, ये पॉइंट है पी। पी पॉइंट से एक टेंजेंट आई ए पर और एक सीकेंट हो गई सी और डी पॉइंट पर। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पी से ए तक जाओगे, ठीक है, पी से ए तक गए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी से सी तक आओगे, पी से सी तक आ गए। यहाँ पे पी से डी तक आने के लिए ऑलरेडी है तुम्हारे पास स्पेस, लेकिन एक और दोनों को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक बारी पी से ए तक जाना पड़ेगा।
तो जब एक टेंजेंट और एक सीकेंट होती है तो क्या होता है, पी ए का स्क्वायर यानी कि टेंजेंट का स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंट के ब्रेक्स का, एक आधी जहां से पहले पे टच करी और एक दूसरी जहां पे पूरी। ठीक है, ये अभी दूसरे में क्या होगा, दूसरे में दोनों सीकेंट होंगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, ये P होगा, ये A होगा, ये B होगा, ये C होगा और ये D होगा। अब इसमें क्या होगा, P से A तक जाओगे, ठीक है, और फिर P से B तक जाओगे, और P से C तक जाओगे, और P से D तक जाओगे। बस ये तीसरी प्रॉपर्टी और ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो ये तीनों फिगर होते हैं, तीनों आप प्रोडक्ट्स याद रखो, कई बार पूछे जाते हैं और मल्टीपल टाइम इससे रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में। अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और अब इसमें आप एक चीज़ देख पा रहे होगे, पीछे मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था पीछे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा चेंजमेंट दे देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये जो 2 थीटा है ना, इसको आप 8 थीटा मान लो। यहाँ पे जो एंगल होता है उसी का ये हाफ हो जाता है। अगर ये 8 थीटा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, समझना अभी मैं जो बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे होता कॉस 4 थीटा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता, यहाँ पे मेरे पास बनता 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बनता। और फिर मेरे पास जब 2 थीटा था तो मेरे पास क्या बना, मेरे पास बना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रेकिंग होती है। अब देखो, अभी जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बताया था पीछे फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे, स्क्वायर रूट लगा लिया, 2 प्लस 2 प्लस फिर एक और स्क्वायर रूट, और इसमें मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इसमें मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये मेरे पास बन गया 1 प्लस कॉस 8 थीटा। ठीक है, ये मेरे पास क्या बन गया, कॉस 8 थीटा है यार, ये कॉस 8 थीटा। ठीक है, ओके। अब अगर ये 1 प्लस कॉस 8 थीटा है तो मेरे पास क्या बाहर आएगा, मेरे पास आएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस 8 थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा। ठीक है, तो इससे क्या बाहर आएगा, ये मेरे पास 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखो बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा, इतने की वैल्यू ये बन गई। ठीक है, बाकी जो था स्क्वायर रूट वगैरह वो आप ऐसे लगा लो। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, ये बन जाएगा। जब मैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास 1 प्लस कॉस 4 थीटा बन जाएगा। और 1 प्लस कॉस 4 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि जो थीटा होता है उसी का हाफ ही तो बन जाता है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। और यहाँ पे जो 4 कॉस स्क्वायर ये बना, इससे मेरा क्या बाहर आ जाएगा, इससे मेरे पास बाहर आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। ये बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताना। तो ये 2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा हो गया, और इसमें से जब मैंने 2 को कॉमन लिया तो ये फिर मेरे पास बन गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा को तो मैं लिख ही सकता हूँ ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ बताना। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लिया और तो ये बन गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे बाहर आकर के क्या बन गया, ये 2 और कॉस थीटा। किस ऑप्शन पर है, पहले ऑप्शन पर है। बस आपको एक चीज याद रखना है कि कॉस 8 थीटा क्या बनेगा, 4 बनेगा। 8 क्या बना, 4 थीटा बना, और वो 4 थीटा से जब ब्रेक होकर के इसके साथ आया तो 2 थीटा बन गया। अब वो जो 2 थीटा इसके साथ गया तो वो थीटा बन गया बस। तो 2 कॉस थीटा इसका क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी आपको ट्रिक याद रखनी है। तो 8 दूनी 16,
16 का 4, ठीक है, नहीं तो 8 से 4 बना, देखो 8 से क्या बनेगा 4, और 4 से क्या बनेगा 2, देखो 8 से निकला 4, 4 से निकला 2, और 2 से जब निकल के गया तो क्या बन गया, सिर्फ थीटा बन गया। सो सिंपल था, और इसमें कुछ नहीं था। अगला, tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखोगे तो एक चीज़, tan 4 थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 1/2 हो सकती है, बट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि tan की पावर 4 थीटा या tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी 1/2 होती ही नहीं है। तो वो अप्लाई कर पाओगे क्या? नहीं अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे, ये tan स्क्वायर थीटा इसमें भी है, tan स्क्वायर थीटा इसमें भी है। अगर मैं इसमें tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, tan स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बन गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 1। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या होता है, ये तो मुझे पहले से पता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बताना मुझे, tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो कितने के बराबर आ जाएगी, कॉस की पावर 4 थीटा के बराबर। ठीक है, यानी कि जहाँ पे कॉस की पावर 4 थीटा है वहाँ पे मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। चलो इस पे आ जाओ, 11 कॉस स्क्वायर 4 की थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा ही है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और 11 इंटू 1 इज इक्वल टू 11। खत्म सवाल। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना था, कॉमन लेना था। ठीक है, बहुत से लोग क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इधर भेजेंगे, वैसे करना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे भी आप करना चाहो, नहीं है तो इसको ब्रेक करो पहले एक एक करके। इसके साइन की पावर 4 थीटा प्लस अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा, इसको भी एलसीएम लेके इक्वल करो, तब करना चाहो तब करो। बट वो बहुत लंबा चला जाएगा। ये बेटर है कि tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो और आराम से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ टू साइड्स में बी इक्वल टू द थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड, ये सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज लेस होती है तीसरी साइड से। देखो, ट्राइंगल होता है जो हमारे पास, इसमें एक इनइक्वलिटी की थ्योरम लगती है। ट्राइंगल में एक इनइक्वलिटी की थ्योरम लगती है। अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, तो इसमें आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि किन्हीं भी दो साइड का सम, ठीक है, मैं ए प्लस बी नहीं लिखता हूँ, फर्स्ट साइड, ठीक है, या साइड 1 साइड 2 कर देता हूँ, किन्हीं भी दो साइड का जो सम होता है वो ग्रेटर होगा हमेशा तीसरी साइड से। ठीक है, साइड 1 प्लस साइड 2 का जो सम होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा साइड 3 से। ठीक है, और जो साइड 1 और साइड 2 का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा साइड 3 से। कहने का मतलब क्या है कि अगर किन्हीं भी दो साइड को मैं जोड़ देता हूं, अगर मैं किन्हीं भी दो साइडों को जोड़ देता हूं, किन्हीं भी दो साइडों को अगर मैंने जोड़ा तो वो हमेशा ग्रेटर होगी तीसरी साइड से। अगर मैंने किन्हीं भी दो साइडों को घटा दिया तो वो हमेशा छोटा हो जाएगा तीसरी साइड से। अगर जोड़ोगे तो तीसरी साइड से ज़्यादा निकल जाएगा, और अगर घटा दोगे तो तीसरी साइड से कम निकल जाएगा, क्योंकि घटाया है तो छोटा हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, पेंडिंग में रखो। दो साइडों का जो सम है वो इक्वल होता है। इक्वल होगा क्या? बिल्कुल नहीं इक्वल होगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लो चाहे आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लो, ये 3 3 ले लो और ये 2 ले लो, दोनों को जोड़ो, 3 और 3 6, 6 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, अगर इसको 1 भी ले लेते हो और इसको 3 भी ले लेते हो तो 3 और 1 4, 4 हमेशा बड़ा होगा तीसरी साइड से। समझ रहे हो? तो जो सम होगा वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। इक्वल होगा क्या? कभी नहीं। लेस होगा क्या? नहीं। अगर यहां सम की जगह बोल देता डिफरेंस ऑफ द टू साइड, अगर डिफरेंस ऑफ टू साइड होता तो वो लेस होता, लेकिन यहां पे तो सम बोला है, सम हमेशा कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या बताया मैंने बताया कि किन्हीं भी दो साइड का सम, ठीक है, हिंदी में लिख दो क्या, क्या कहते हो,
किन्हीं दो साइड का सम, किन्हीं दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, किन्हीं दो साइड का डिफरेंस, किन्हीं दो साइड का डिफरेंस, किन्हीं दो साइड का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन होगा किससे, थर्ड साइड से, ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और जहां पे आप पढ़ाई करते हो उसको लगा लेना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है, समझ गए होगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए एल बी एम सी एन आर दी थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको बाद में करते हैं लास्ट में। ठीक है, ओके। एंगल सबटेंडेड बाय द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल टू अ पॉइंट ऑन द सेम सर्किल मेजर्स। देखो ये भी प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी जाननी होती है, प्रॉपर्टी की प्रूविंग हमें नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम एसएससी के स्टूडेंट हैं, 9th 10th के नहीं, की प्रूविंग आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जो लार्जेस्ट कॉर्ड है ना, लार्जेस्ट कॉर्ड बोलते किसको है, तो किसी भी सर्किल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है डायमीटर। मैंने आपको इसके पहले भी कई बार बताया कि जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है किसी भी सर्किल की वो होती है डायमीटर। ठीक है, ये सर्किल है, अगर सर्किल की जो लार्जेस्ट कॉर्ड, देखो यहाँ पे छोटी कॉर्ड होगी, ये छोटी कॉर्ड होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर ये एक सबसे बड़ी होगी, फिर ऊपर छोटी, ये ऊपर छोटी, ऊपर छोटी। ग्लोब समझते हो ना, ग्लोब, बस वैसे ही समझ लो ग्लोब। ग्लोब में सबसे बड़ी लाइन कौन सी होती है, इक्वेटर होती है, और इक्वेटर ही क्या होती है, डायमीटर, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो ये जो ए बी है ना, लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड हमारी क्या होती है, डायमीटर होती है। और डायमीटर सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाती है सरकमफ्रेंस पे, वो 90 डिग्री का बनाती है। डायमीटर जो होती है, डायमीटर सर्किल के किसी भी सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाती है वो हमेशा कितना बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है एंगल। ठीक है, हमेशा कितना बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, खत्म सवाल। लार्जेस्ट कॉर्ड यानी डायमीटर सर्किल के किसी भी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी वो कितना बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, खत्म। बस ये प्रॉपर्टी थी, ये आपको पता होनी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है ए बी सी इज अ ट्राइंगल एंड डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी। बी सी 16 है, बी डी 11 है, और एंगल ए डी सी इक्वल है बी ए सी एंगल के। तो हमें बताना है लेंथ ऑफ ए सी कितनी होगी। सबसे पहले तो जो फिगर बोल रहा है पहले इसका फिगर बना लो। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें कि, ठीक है, ये ए बी एंड सी, डी इज अ पॉइंट जिसमें कि बी डी जो है वो 11 है, बी सी पूरी 16 है, बी डी अगर 11 है, ये बी डी अगर ये 11 सेंटीमीटर है तो सी डी 5 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक है, इसने हमें बोला है आगे कि एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल है एंगल बी ए सी के। अब देखो हमें ए सी की वैल्यू बतानी है। देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को समझना कैसे है कि आखिर क्वेश्चन में हमें करना क्या है। जब कभी देखा जाए तो देखो क्या दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल हमारे पास क्या बन रहा है, एक हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है बी ए सी वाला, यानी कि ए बी सी ट्राइंगल, एक हमारे पास बन रहा है ए डी सी वाला। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते क्योंकि एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल है, लेकिन क्या सिमिलर ट्राइंगल बना सकते हैं, क्या इनको हम सिमिलर ट्राइंगल बना सकते हैं, बताओ एक बारी। ठीक है, अगर मैं इसमें लेता हूं ट्राइंगल बी ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, लो ना, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी और डी ए सी, ये मैं कर लेता हूं इसमें। देखो इसमें देखो कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल ए डी सी के। ठीक है, देखो बी ए सी ए डी सी एंगल इक्वल हो गया। साइड ए सी क्या हो गई इसमें, साइड ए सी हमारी हो गई इसमें कॉमन। ठीक है, ओके, क्लियर है क्या, ये एंगल इक्वल हो गया, ये साइड हो गई, एक साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, ये दोनों हमारे ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए ना। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, खत्म। अब बात खत्म हो गई क्या, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, एंगल बीच में है तो एंगल बीच में ले लो, बी ए सी ट्राइंगल सिमिलर है हमारा ट्राइंगल डी ए सी के। ठीक है, बी ए सी
ए डी सी के, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। जब सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है। खत्म। अगर मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन सी डी के, ए सी अपॉन सी डी के रेशियो के। क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, बी सी की वैल्यू कितनी है, अब तो इजी हो गया ना, बी सी की पूरी वैल्यू थी 16 थी, सी डी की वैल्यू 5 है, और ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर। और 80 को बाहर लोगे तो 16 बाहर आ जाएगा, 16 से 4 बाहर आएगा, 4√5 इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। किस ऑप्शन पर है, ये रहा पहला ऑप्शन। देखो हमने क्या किया, हमने देखा कि अगर मैं एक छोटा ट्राइंगल लेता हूँ, एक बड़ा ट्राइंगल लेता हूँ, तो उसमें एक एंगल इक्वल है, एक साइड इक्वल है। एंगल इक्वल है, साइड कॉमन है। जब एंगल इक्वल है, साइड कॉमन है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, पता ना क्या बनेगा, वो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल बनेगा। और सिमिलर ट्राइंगल के जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी सी अपॉन ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, ए सी अपॉन सी डी के। बस आपको एक चीज का याद रखना है कि अगर पहले में लेफ्ट लिया है तो दूसरे का भी लेफ्ट ही लेना, क्योंकि देखो पहले हमने बी से सी लिया, मतलब पहले और लास्ट पॉइंट के बीच की साइड ली, तो इसमें भी हमने क्या किया, पहले और लास्ट पॉइंट की ही साइड ली। नीचे हमने सेकेंड और थर्ड पॉइंट के बीच की साइड ली, तो इसमें हमने सेकेंड और थर्ड पॉइंट की ही साइड ली। बस सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में आपको ये एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी होती है कि अगर बीच में इक्वल वाला एंगल रखा है तो दूसरे ट्राइंगल में भी बीच में इक्वल वाला ही एंगल होना चाहिए। चलो, और बाकी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंट कोई भी ट्राइंगल कितने प्रॉपर्टी से होता है, 5 प्रॉपर्टी से होता है। तो इसमें बस इतना ही था। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और अगर तुम समझना चाहो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, हालांकि आई थिंक मैंने पहले बताया हुआ है। अगर ये मेरे पास एक ट्राइंगल बनता है, ठीक है, ये ट्राइंगल है ए बी सी, और इसमें एक साइड है ये डी, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखोगे, ये अगर ए थी, ये बी होगी, ये सी होगी, और ये डी साइड होगी। तो यहाँ पे जो ए और बी का जो रेशियो इक्वल होगा, ए बाई बी साइड का जो रेशियो इक्वल होगा वो सी बाई डी साइड के इक्वल होगा। या फिर अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो इसी को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो। आप इसको चेंज क्या कर सकते हो कि आप इसको ए बाई सी साइड का जो रेशियो जो इक्वल होगा वो बी बाई डी साइड के इक्वल होगा। यानी कि इस और इस साइड का जो रेशियो है वो इस साइड और इस साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो एक चीज़ और लिख लो, ये और ये अल्टरनेट 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 साइड्स का जो प्रोडक्ट होगा इक्वल होगा। ए इंटू डी इक्वल होगा बी इंटू सी के। अब ये साइड मैंने लिखी है, आप ये पॉइंट भी मान सकते हो कि ए बी अपॉन बी डी इक्वल होगा ए सी अपॉन सी डी के। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी मान सकते हो कि अगर ये यहाँ से एंगल आके ये एक साइड है, ये इसको आके इंटरसेक्ट करती है तो ऐसा होता है। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी एक और इसकी होती है जो मैंने आपको बताई थी, आई थिंक पैरेलल होती है तो वो हाफ हो जाती है साइड। ठीक है, बताया था। अगर वो मिड पॉइंट्स नहीं मैच करती है तो रेशियो इक्वल कर देती है, अगर मिड पॉइंट होती है तो जस्ट हाफ हो जाती है। लेक्चर 1 या 2 में आप जाके देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। थोड़ा सा अगर उसको रिकॉल करना है तो उसको रिकॉल भी कर लो। ठीक है, रिकॉल करना है तो ये मैंने बताया था कि अगर ये ऐसे ट्राइंगल, क्या ट्राइंगल बनाता हूँ मैं भी। ठीक है, अगर ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, यहाँ से ये लाइन एक इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है, जो मिड पॉइंट नहीं है, पैरेलल है। अगर ये पी क्यू है तो ए पी और ए बी का जो रेशियो है वो ए क्यू और ए सी के रेशियो के इक्वल होगा, और जो लेकिन उसके लिए पी क्यू और बी सी पैरेलल होनी चाहिए, और सेम उसमें पी क्यू अपॉन बी सी का भी रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको साइड मैंने बताई थी। या फिर छोटा और छोटा रेशियो, बड़ा या फिर बड़ा रेशियो ले लो, कोई भी दो रेशियो ले लो, साइड का इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। छोटा वाला ट्राइंगल और बड़ा वाला ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा, ये साइड कॉमन हो जाएगी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो साइड क्या हो जाएगी, ठीक है, ये एंगल उसमें कॉमन हो जाता है, तो ये वो हमारा बन जाता है
सिमिलरिटी एक तरीके से हो जाती है, तो इसीलिए रेशियो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो थी पीछे बताई थी अच्छे से, वहाँ पे एक बार जाके देख लेना, कवर हो जाएगा। अगला हमारे पास इफ सेक ए प्लस tan ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अगर जब भी आप सेक थीटा और tan थीटा को प्लस में देख लो ना, तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लिक कर जाना चाहिए, ये वाला सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए अगर सेक थीटा और प्लस tan थीटा या सेक थीटा माइनस tan थीटा दिखता है। अगर प्लस की वैल्यू p है, यहां से एक चीज और सीख लो, अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू अगर p है, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p होगी ऑलवेज। कैसे? इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो होता है 1, प्रोडक्ट ही तो 1 होता है ना। तो अगर ये p है तो p को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए, 1/p से, उसी का उल्टा से, बस। ठीक है, समझ गए होगे? ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो मुझे पता है कि सेक थीटा मतलब सेक ए माइनस का tan ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1/5 होगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करो, ये फॉर्मूला क्या ब्रेक होगा। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया कि 1/p कैसे आया, तो ये बन जाएगा सेक ए प्लस tan ए और सेक ए माइनस tan ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ये 5 है तो यहां से सेक ए माइनस का tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec प्लस tan ए, जो कि 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड ऑन कर देता हूँ, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन कर देता हूँ तो क्या होगा, tan से tan कट जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2 sec a इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5, यानी कि 5 5 25 एक 26/5, 26/5, 2 से 26 को काट देंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर लो तो cos a इज इक्वल टू क्या होगा, 5/13 हो जाएगा। ये क्या है, बेस, ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, और 12 5 13 हमारा क्या होता है, 12 5 13 हमारा ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बेस हमारा 5 है, हाइपोटेन्यूस 13 है, तो परपेंडिकुलर कितनी होगी, 12। साइन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर कितनी है 12 और हाइपोटेन्यूस कितनी है 13, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। ठीक है, बस एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू p है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1/p होगी। कैसे, फॉर्मूले को ब्रेक कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी में, तो वो उधर अल्टरनेट में डिवाइड में चला जाएगा, तो 1/p ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बस दोनों को ऐड करके cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, और फिर जब आपको बेस हाइपोटेन्यूस पता चल गए तो आराम से फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेम क्वेश्चन अभी किया हमने ओ से, इसमें क्या होगा, इसमें ओ से लेकर के ए से पी तक और पी से फिर बी तक, तो पी ए की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता है, लेकिन पी बी की वैल्यू हमें पता है कि जो हमारी पी बी की वैल्यू है वो 6 है और ए बी पूरी 18 है। अगर ए बी 18 है तो पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, और सी पी की वैल्यू ये वाली वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 12 6 72, अगर 12 गुणे 6 72 होता है, तो 72/4 करोगे तो पी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। ओरली खत्म सवाल। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया, 12 गुणे 6 इक्वल होगा 4 गुणे पी डी के, 4 3 12, तो पी डी की वैल्यू 18। क्लियर है क्या, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इजी कॉन्सेप्ट था, इसमें ऐसा कुछ बताने लायक नहीं था। ठीक है, चलो, इन द फॉलोइंग फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस आर। लेंथ ऑफ आर्क मैंने बताया था फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये इक्वल दिया गया है हमें 5 टाइम्स ऑफ द रेडियस के। तो जब इसको आप काटोगे पीटोगे तो सबसे पहले तो रेडियस से रेडियस कट जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा अपॉन 360 की वैल्यू 5/2π आ जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू πr स्क्वायर होता है।
यही तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर। खत्म सवाल। थीटा अपॉन 360 की वैल्यू कितनी है? 5/2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई को काट दो, कितना आ जाएगा? 2.5 और रेडियस का स्क्वायर, ये है इतने यूनिट्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, यही इसका ऑप्शन भी आएगा। ठीक है, ऐसा जिसमें कोई वैल्यू नहीं दी थी रेडियस वगैरह की, इसीलिए ये आंसर आएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू 98, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, कहीं पे स्लाइड खाली थी ये। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके टोटल मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। पहला वाला इसका फॉर्मूला क्या था? क्विक रिवीजन करा देता हूं। a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यही वैल्यू चेंज होती रहेगी बार बार, इसी के अलग अलग फॉर्मूले को लिखते जाएंगे। a प्लस बी प्लस सी बनेगा ये। अगर आप देखो इसी में मैं एक काम करता हूँ, इसी में मैं क्या करूँ, इसी में मैं 2ab 2bc 2ca जोड़ दूँ और 2ab 2bc 2ca घटा दूँ, तो जोड़ने वाला इसके साथ चला जाएगा। जब जोड़ने वाला इसके साथ चला जाएगा तो ये मेरा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस, और माइनस वाला इसके साथ चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3ab माइनस का 3bc माइनस का 3ca। ठीक है, इसमें आप 3 कॉमन भी ले सकते हो या -3 कॉमन ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा और अगर मैं चेंज करूं, इसमें इसी में देखो आप एक काम करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc ना, ये जोड़ो और ये घटा दो, तो यहाँ से ये जो बनेगा ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब जब इसमें से ये 2 कॉमन आ गया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो मैंने आपको बोला जोड़ो या घटा दो, ठीक है, जब इसमें से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे पूरे में 2 2 2 2 हो जाएगा। तो 2 में से एक को अलग रखो और एक को बाहर रखो। जब आप एक को अलग रखोगे एक को बाहर रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो एक इसी का फॉर्मूला ये भी होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट इधर लगाओ, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, मेनली इसी पे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आप देख रहे होगे आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो जो हमारा चौथे नंबर का फॉर्मूला है, जो कि इस पर हमने तीसरे नंबर पे लिखा है, ये हमारा पहला फॉर्मूला, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला और ये हमारा चौथा फॉर्मूला। तो ये जो चौथे नंबर का फॉर्मूला है इसको यहाँ पे नोट करो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ a प्लस बी प्लस सी और इन द ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर माइनस का a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई? 98। ये 2 इधर डिवाइड से ऊपर चला जाएगा, उधर कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 196 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी कितना है? 14 है। ठीक है, इंटू 3, इसी की वैल्यू तो हमें बतानी है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि 14 का होल ऑफ स्क्वायर कितना? 196। 14 से इसको काटो, 14 बार में कट जाएगा, 196 इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 210। 210 इज इक्वल टू 3 गुणे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 3 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा? 70। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई क्या? जो कि ऑप्शन नंबर सी पर है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर यहीं पे हमसे ये पूछ लेता कि भाई साहब आप मुझे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर बताओ, तो मैं क्या करता? सेम ऐसे ही रखता, इंटू 2 करता और इससे डिवाइड कर देता, ये वाला वैल्यू आ जाती मेरे पास। अगर मुझे बोल देता कि ये वाली वैल्यू बताओ,
तो मैं ये वाली वैल्यू भी बता सकता था। अगर मुझसे बोलता ये वाली वैल्यू बताओ तो मैं ये वाली वैल्यू भी बता सकता था। तो देख रहे हो कि मतलब अब अगर आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं दो तो आप आराम से वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। बस फॉर्मूले आपको चारों याद होने चाहिए। ठीक है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अलजेब्रा वाली क्लास अगर आपने नहीं की तो उसको जरूर कर लेना। आगे चलते हैं। साइन 25 साइन 65 माइनस कॉस 25 कॉस 65। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होगे, ये क्या है? देखो ये एक फॉर्मूला भी है, बट फॉर्मूले से ज़्यादा ये कुछ और भी है। ये एक फॉर्मूला तो है ही है, लेकिन ये फॉर्मूले से ज़्यादा भी कुछ और लिखा हुआ है। बस आपको उसको समझने की देरी है। क्या होता है देखो, जब कभी a प्लस बी जो है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे a की वैल्यू की क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस बी लिख सकते हैं। तो अगर मैंने बोला साइन a लिखूं, तो मैं a को मैं रिप्लेस कर सकता हूं 90 माइनस बी से। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये मेरे पास एक आइडेंटिटी निकल करके आ गई कि अगर a और b का जो सम है, अगर a और b का जो सम है वो 90 डिग्री होता है, तो साइन a कॉस b के इक्वल होता है। ठीक है, इसमें देखो थोड़ी देर के लिए आओ। ठीक है, ये क्या है? साइन 25। ये क्या है? साइन 65। ये क्या है? कॉस 25। ये क्या है? कॉस 65। दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं इसी को रिप्लेस कर दूं, साइन 65 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैं साइन 25 की जगह पे क्या कॉस 65 लिख सकता हूं? बताओ मुझे पहले तो। मैं साइन 25 की जगह पर कॉस 65 लिख सकता हूं, और इसको मैं साइन 65 ही रखूं। ठीक है, अभी देखो कॉस 25 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं साइन 65 लिख सकता हूं, और इसको मैं कॉस 65 ही रखता हूं। कॉस 65 इंटू साइन 65, कॉस 65 इंटू साइन 65, दोनों एलिमिनेट होके क्या हो गया? जीरो बन गया। बताना क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इजी था कि नहीं इजी था? अब देखो इसी पे एक फॉर्मूला भी बनता है, ये वाला फॉर्मूला जिनको याद होगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता तो ये मेरा फॉर्मूला भी बन जाता, और कॉस 90 तो मेरा वैसे भी जीरो होता है। तो वैसे भी कर सकते थे, और ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। इस मेथड से बताने का मेरा ये पर्पस था कि आपको ये जो आइडेंटिटी है वो भी समझ आ जाएगी। नहीं तो बाकी ये फॉर्मूला तो आप यहाँ से बना लेते। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता, ठीक है, देखो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस 25 कॉस 65 माइनस का साइन 25 साइन 65, जो कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, माइनस कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? वो तो जीरो होती है, और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करो चाहे प्लस से करो वो तो जीरो ही रहेगा। तो फॉर्मूले से भी किया जा सकता था, बट ये आइडेंटिटी आपको समझ आ जाए इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर कॉस ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। और अगर ए प्लस बी 90 डिग्री होता है, जो मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे डाल देना है जब ए प्लस बी क्या हो? 90 डिग्री के इक्वल होता है। जब भी ए प्लस बी 90 डिग्री के इक्वल होता है तो ये कुछ हमारे पास आइडेंटिटीज बनती हैं। साइन ए इक्वल होगा कॉस बी के। ठीक है, एक तो ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी बन जाती है, और दूसरी हमारे पास ये बन जाती है टेन ए इक्वल होगा कॉट बी के। कैट बी लिख दिया गया है ना, कॉट बी के। ठीक है, इसी से एक चीज़ और निकल करके आ जाती है, साइन ए कॉस बी उधर चला जाएगा तो सेक बी बन जाएगा। साइन ए इंटू सेक बी इज इक्वल टू 1। और इसी से हमारे पास ये निकल करके आ जाता है टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू 1। लेकिन जब ए प्लस बी हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर साइन ए कॉस बी है
इक्वल, तो इसका मतलब ए और बी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ट्राइंगल है ए बी सी जहाँ पे एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, ये एंगल ए है हमारा जो कि 90 डिग्री है, और ट्राइंगल है ए बी सी, तो ए बी सी मान लेता हूँ। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, हमें ए डी की वैल्यू बतानी है। देखो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होती है वो जस्ट उसकी हाइपोटेन्यूज की हाफ में चली जाती है, तो यहाँ पे जो ए डी होगी वो क्या होगी, वो होगी बी सी बाई 2। ठीक है, जो मीडियन होगी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की जो मीडियन होगी वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। मीडियन ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इक्वल होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 के, इक्वल होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 के। ठीक है, इसकी प्रूविंग कैसे होती है अगर आपको वो देखनी है, तो ये मीडियन है, यहाँ से एक ये ऐसे ड्रॉ होगी परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, फिर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ये साइड जब इसके इक्वल आ जाएगी तो हम क्या बता सकते हैं, जब ये साइड इसकी इक्वल आ गई और ये तो हाफ है तो उसकी हाफ हो जाती है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर करके ऐसे फिर इनको सॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि जो मीडियन होती है राइट एंगल ट्राइंगल की वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी सी बाई 2। ठीक है, बस आपको रिजल्ट याद रखने, आपको प्रूविंग नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में, क्योंकि आपको तो एमसीक्यू करने हैं। ठीक है, आप 9th और 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हो। अगला क्वेश्चन हमें बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, कॉस 36 प्लस है, कॉस 36 माइनस है, माइनस कॉस 54 प्लस है और कॉस 54 माइनस है। इसमें मुझे जैसे ही मैंने 54 और 36 को देखा मुझे माइंड में क्लिक कर गया कि जब मैं 54 और 36 को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। देखो जरा, 54 माइनस ए और 36 प्लस ए, इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये 90 बन रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको पीछे एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, स्लाइड कोई खाली है क्या पीछे, खाली स्लाइड कहाँ गई, यहीं पे देख लो। जस्ट मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कॉस ए माइनस बी वाला, इसका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, क्या बताई थी सर, मैंने आपको ये बताई थी कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल होता है हमें ऐसा किसके, साइन थीटा के। अगर ए और बी दोनों का सम 90 डिग्री है तो वहाँ पे हमारे पास साइन ए इक्वल टू कॉस बी भी होता है। और ये कॉस बी कैसे आता है, कॉस बी ऐसे आता है, जब मैं ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं ए की जगह पे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस बी, और ये हमारा बन जाता है कॉस बी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अभी आपको जस्ट मैंने पीछे बताई थी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में आप एक चीज़ थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे ना ये प्लस है। ठीक है, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना। अब जो फॉर्मूला पीछे मैंने आपको बताया, ये तीनों, ठीक है, कॉस ए माइनस बी और साइन ए बराबर कॉस बी, ये आइडेंटिटी लगाते हैं। देखो जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मुझे 36 प्लस ए और 54 माइनस ए आपस में क्या दिख गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख गए। मुझे दोनों आपस में क्या दिख गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिख गए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जहाँ पे 36 प्लस ए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 54 माइनस ए, और जहाँ पर 36 माइनस ए है उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 54 माइनस ए। ठीक है, या फिर मैं उसका अपोजिट भी बोल सकता हूँ कि 54 माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट्री 36 प्लस ए होगा और 54 प्लस ए का 36 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब इसमें आप एक चीज़ कर लो, चाहे कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो या इस कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो, दोनों में से आप किसी को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले वाले को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जहाँ जहाँ पर कॉस 36 प्लस ए है वहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, क्या, जहाँ जहाँ पर ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, 54 माइनस ए। तो कॉस 36 प्लस ए की जगह पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, साइन 54 माइनस ए, और कॉस 36 ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 54 प्लस ए। क्यों, साइन और कॉस इक्वल होंगे
अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। साइन ए बराबर कॉस बी, क्योंकि ए और बी क्या है 90 है, और ये मेरे पास ऑलरेडी है। अभी पीछे आपको फॉर्मूला जो बन रहा था वो तो ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, जस्ट फॉर्मूला बन गया। चाहे 54 प्लस से पहले ले लो, चाहे 54 माइनस से पहले ले लो, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आप किसी को भी ए मान लो पहले, किसी को भी बी मान लो पहले। तो अगर मैं कॉस ऐसे रखता हूँ, मैं 54 प्लस ए को ए मानता हूँ, तो 54 प्लस ए, अब लगेगा माइनस माइनस बी, मतलब 54 माइनस का ए। जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 54 से 54 कट जाएगा और 2a आ जाएगा। मेरा आंसर क्या हो गया इसका, कॉस 2a। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखो, मैंने देखो इसको एक या दो स्टेप में कर दिया। एक्चुअल में एक दो स्टेप में आप नहीं कर पाओगे अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी जो पहले मैंने बताई थी। साइन ए बराबर होगा कॉस बी के, अगर ए और बी का जो सम है वो 90 डिग्री है। मुझे 36 प्लस ए और 54 माइनस ए दोनों का सम 90 डिग्री मिल गया। तो जहां जहां पे 36 प्लस ए है कॉस का, उसको मैं साइन का 54 माइनस ए लिख सकता हूँ, और जहां जहां पर कॉस का 36 माइनस ए है वहां पे मैं कॉस का 54 प्लस ए लिख सकता हूँ, या उसको वाइस वर्सा कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉस 36 ए प्लस ए क्या बन जाएगा, कॉस 90 माइनस 54 माइनस ए करोगे तो साइन 54 माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, और कॉस 36 माइनस ए, इसको क्या करोगे, कॉस 90 माइनस 54 माइनस ए करोगे तो वो 54 प्लस ए साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ। ये साइन है साइन बी, और ये कॉस है कॉस बी। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। जस्ट मैंने ओपन किया और सॉल्व कर लिया। ठीक है, इजी था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं, बस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आपको ओपन करना था। साइन 25 और साइन स्क्वायर 65, मुझे एक चीज़ दिख गई कि 25 और 65 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो जहां जहां पर साइन 25 होगा उसको मैं कॉस 65 लिख सकता हूँ, या जहां पर कॉस 65 होगा उसको मैं साइन 25 लिख सकता हूँ, उसका वाइस वर्सा। या जहां पर साइन 65 होगा उसको मैं कॉस 25 लिख सकता हूँ, या जहां पर साइन 65 होगा उसको मैं कॉस 25 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, चाहे इसको कॉस में लिख लो चाहे बाद वाले को कॉस में लिख लो, अगर ये साइन स्क्वायर 25 रखते हो तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर जो साइन 25 है वो क्या होगा, साइन 25 हमारा कॉस 65 के इक्वल होगा। तो साइन 25 को कॉस स्क्वायर 65 लिख दो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 65। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर इसको वैसे ही रखना चाहते हो साइन स्क्वायर 25, तो साइन 65 की जगह पे कॉस 25 रख दो, प्लस साइन 65 की जगह पे कॉस 25 रख दो, उससे भी 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या, सच मतलब इसमें कुछ था नहीं, इजी था ये तो। द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इतना इतना एंड x सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक कोई ट्राइंगल है, इसकी 2 साइडें दी गई हैं, ये 30 सेंटीमीटर ये 42 सेंटीमीटर, ये x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, प्रॉपर्टी पे याद करो। दूसरा क्वेश्चन था या तीसरा जो भी क्वेश्चन था, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन, यानी कि जो 42 और 30 का जो सम होगा 72 हमेशा ज़्यादा होगा x से, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कम होगा x से, यानी कि x ग्रेटर देन 12 होगा। इसमें इक्वल लग गया ख़त्म, इसमें इक्वल लग गया ख़त्म, और इसमें लेस लग गया, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचा जो ये था कि जो, ठीक है, इधर कैसे लगा दिया ऐसे, ठीक है, कि दोनों का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा और दोनों का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होगा, बस। तो दोनों का सम 72 हमेशा ज़्यादा होगा, 72 ज़्यादा है, और दोनों का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होगा। एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा था जो कि इस पे था। ठीक है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 47 से 133, साइन 44 और 136। इसमें अच्छा तुम्हें एक चीज़ दिख रही है क्या, कि 47 और 133 क्या है, ये बताओ पहले मुझे।
133 और 47 को जब जोड़ते हो ना तो 180 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है। इसको समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझ लो पहले। हमारे ग्राफ पे टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। सही से बन जाओ क्वाड्रेंट महाराज। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट पे सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट पे केवल टेन पॉजिटिव होता है और चौथे क्वाड्रेंट पे केवल कॉस पॉजिटिव होता है। इसकी ट्रिक क्या है? ASTC। ठीक है, आशीष सर थैंक यू, ये टेक केयर। आशीष सर टेक कॉफी, आशीष सर टेक कॉफी या आशीष सर टेक केयर। पहले पे सभी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव और तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा साइन 180 माइनस थीटा और एक मैंने लिखा कॉस 180 माइनस थीटा, जरा इसका बता दो कि क्या चेंज बनेगा? 90 और 270 पे चेंज होता है, 90 और 270 पे चेंज होते हैं, लेकिन 180 पे चेंज नहीं होता है। तो साइन 180 वाला साइन में ही रहेगा, लेकिन साइन दूसरे क्वाड्रेंट पे जा रहा है। 180 ये होगा, ये 0 होगा, ये 270 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। 180 से कम यानी दूसरा क्वाड्रेंट। साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस चेंज नहीं होगा तो कॉस ही रहेगा, लेकिन कॉस दूसरे क्वाड्रेंट पे जा रहा है, कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। समझ गए? पहली क्लास में शायद मैंने बताया है, पहली या दूसरी क्लास में। अब इस पे आ जाओ, इसी क्वेश्चन पे। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? कॉस का 47 डिग्री बटे कॉस का 133 डिग्री। ठीक है, प्लस साइन का 44 बटे कॉसेक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन का 136 डिग्री। अब मुझे एक चीज बताओ, 133 में कब लिख सकता हूं? 133 को मैं ये लिख सकता हूं क्या? 180 माइनस 47। और 136 को मैं ये लिख सकता हूं 180 माइनस 44। रिप्लेस कर दो। क्या करना है? जो अभी मैंने किया था ना साइन ए बराबर कॉस बी वाले में रिप्लेस, बस वैसे इसमें रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करो, कॉस का 47 बटे कॉस 180 माइनस 47, ये 133 से तो बचेगा। ठीक है, साइन 44 बटे 136 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 180 माइनस 44। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में जा रहा है और कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस होता है। तो ये हो जाएगा कॉस का 47 बटे माइनस का कॉस 47 प्लस ये हो जाएगा साइन 44 बटे साइन 44। अच्छा, ये प्लस क्यों रहा? क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में प्लस में ही होता है। साइन अगर 180 से माइनस करेंगे थीटा को तो साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट पे प्लस ही होता है। तो ये हो गया +1, ये हो गया -1, -1 + 1 = 0 हो गया। खत्म सवाल। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। क्यों? क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव होता है। अगर मैं ये कर देता tan 180 माइनस थीटा, अब बताओ, तो tan भी दूसरे क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि दूसरे में सिर्फ साइन होता है। ठीक है, अगर यहीं पे मैं ये कर देता tan 180 प्लस थीटा, तो अब ये tan थीटा हो जाता। क्यों? क्योंकि tan तीसरे क्वाड्रेंट पे आ गया और तीसरे क्वाड्रेंट पे tan पॉजिटिव होता। अगर मैं कर देता साइन 180 प्लस थीटा, तो ये माइनस का साइन थीटा हो जाता। क्यों? क्योंकि ये तीसरा क्वाड्रेंट और तीसरे क्वाड्रेंट पे साइन निगेटिव होता है। कॉस 180 प्लस थीटा क्या हो गया? तीसरा क्वाड्रेंट, और तीसरे क्वाड्रेंट पे कॉस क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। एक चीज याद रखना, इसको मैं सब इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या मैंने बताई? इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव होता है,
इसमें tan पॉजिटिव होता है केवल, और इसमें cos पॉजिटिव होता है। ट्रिक क्या हुई, जो ट्रिक मैंने बताई, ASTC है ना, आशीष सर टेक केयर या आशीष सर टेक कॉफी, ASTC से आप याद रखोगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला हो गया डन। इस पे चलते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्किल विच सर्कमस्क्राइब्स द ट्राइंगल ABC हुज साइड्स आर 16, 30, 34। 16 और 30, 2 से काटो 8, 2 से काटो 15 और 2 से काटो 17। ये 15, ये 8, ये 17, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिपलेट्स होते हैं। ट्रिपलेट पता होने चाहिए, ट्रिपलेट पता होने चाहिए, यानी कि 16 और 30 और 34 ये क्या है, ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। और किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सर्कम रेडियस होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। ठीक है, देखो अगर ऐसा नहीं पता है, नॉर्मली ऐसे ट्राइंगल बना के बता देता हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये ट्रिपलेट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ठीक है, एक तो होगी जहाँ पे मीडियंस मीट करती है वहाँ पे इन रेडियस बनता है, लेकिन एक बनता है सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है, एक ऐसा रेडियस जो सर्किल पूरा यहाँ पे सर्कमस्क्राइब कर लेगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा। ठीक है, क्लिक हो जा, इधर गया। ठीक है, यहाँ कहीं पे वो पॉइंट होगा और वो पूरी सर्कम रेडियस बनेगी। ठीक है, सर्कम रेडियस यानी कि सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल, मतलब सर्किल ने ट्राइंगल को चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है, तो इसके बोलते हैं कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और जो सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है, सर्कम रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा हमारा क्या आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये होता है। लेकिन ये होगा स्केलन ट्राइंगल के उसमें, लेकिन जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा, ये ABC, इसका जो यहाँ पे जो बनेगा सर्कम रेडियस, वो सर्कम रेडियस क्या होता है, वो सर्कम रेडियस होता है हाइपोटेन्यूज का हाफ। ठीक है, सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। तो 34, ये 16, ये 30, तो ये 34, 16, 30, 34 ट्रिपलेट होते हैं। तो 34 का हाफ क्या हो जाएगा, 17 यूनिट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी पे थोड़ा सा मैं ब्रेक करके डिवाइड करके बता देता हूँ। ठीक है, एक होता है इन रेडियस। इन रेडियस उसको कहते हैं जब सर्किल अंदर बनता है, इन रेडियस उसको कहते हैं, उसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। एक अगर ये ट्राइंगल है और एक सर्किल इसको बाहर से अगर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्कम रेडियस, जिसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन एस। लेकिन सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC अपॉन 4 डेल्टा, जो कि 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, लिख लो ना, 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये होता है। ठीक है, वहीं राइट एंगल ट्राइंगल के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सर्कम रेडियस जो कि कैपिटल आर होती है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन 2 हो जाती है, और स्मॉल आर P प्लस B माइनस का H अपॉन 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये राइट एंगल ट्राइंगल के केस में इन रेडियस और सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। ठीक है, फिर इसके और आगे क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से हम इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पे सर्कम रेडियस थी, तो सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, तो 17 यूनिट। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको थोड़ा सा ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करोगे, ये एक चीज़ लिखिए, इसको ब्रेक करो, साइन की पावर 4 थीटा को। साइन की पावर 4 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसमें एक चीज़ करूँ, इसी में मैं एक काम करता हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दूँ और 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दूँ, यानी कि मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, मुझे इसको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सही है क्या,
साइन की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, ये मैंने जोड़ा और यही मैंने घटा दिया। अगर मैं इतने को ले लूँ सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे कट गया, आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, इजी था क्या क्वेश्चन ये? ठीक है, इजी था ना क्वेश्चन? ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस को हमने रखा है, और हाँ शायद एक क्वेश्चन छूट गया है जो, ठीक है, वो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है तो उसको अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी हो गया है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है और आपके ना दिमाग हिल गया होगा। ठीक है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको आ गए ना, आपका दिमाग जनरली हिल गया होगा, जेनरली हिल गया होगा आपका दिमाग। ठीक है, मुझे पता है, पक्का पता है। ठीक है, आपका दिमाग हिला कि नहीं हिला कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन बचा है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेक्चर ऑलरेडी लेंदी होने के कारण उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भसड़ फैलाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना कि लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, अपने दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी जिसके साथ भी शेयर करना चाहो शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, जय हिंद।